आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हिंदी में हम लोग अनुनाद कहते हैं। तो देखिए, हिंदी तो हो गया अनुनाद, लेकिन है क्या? तो यह एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इस चीज को हम समझेंगे। तो द इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, द इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस in which conjugated pi electrons and non-bonded electrons are delocalized over the molecule without any change in position, of the atom or nucleus is called resonance। अब इसका मतलब क्या हुआ? यह एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। तो दो तरह की चीजें होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके पार्ट्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये हुआ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके पार्ट्स के बीच में, यानी विद इन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन इंटरमोलिकुलर जो होता है वो क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी टू सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई तरह का यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर और दो के बीच में होता है तो इंटरमोलिकुलर। बस ख्याल यही रखना है, दो पड़ोसी तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंटर, और एक ही अपने ही घर में अगर मूवमेंट हो तो उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो देखिए, द इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस यानी कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस जिसमें कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कंजुगेटेड? उसके लिए टाइप्स ऑफ कंजुगेशन को हम समझेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन तो हम लोग समझते हैं पाई बॉन्ड जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साइडवेज ओवरलैपिंग में जाने की वजह से बनता है। यानी ऑर्बिटल जो है वह साइडवेज ओवरलैपिंग में जाता है, तो उसके वजह से जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल के, उसका शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है दो एटम के बीच, तो वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीज केमिकल बॉन्डिंग में अब पढ़ चुके हैं। तो इसलिए कहा गया कि पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, मूवमेंट में होते हैं ओवर द मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसलिए तो इंट्रामोलिकुलर की बात की गई। विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ द एटम और न्यूक्लियस, यानी कि एटम या न्यूक्लियस के पोजीशन में कोई तरह का अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को, इस इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो है ना हमने जिक्र किया यहाँ पर क्या, डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब समझेंगे, तो फिर इसका उल्टा होता है लोकलाइज्ड। आखिर क्या अर्थ होता है लोकलाइज्ड का? तो लोकलाइज्ड का अर्थ होता है रेस्ट, और डीलोकलाइज्ड का अर्थ होता है मोशन या डायनेमिक। मोशन में होना या डायनेमिक होना, चलने वाला होना। अब देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अभी तक हमने इससे पीछे क्या देखा? तो रेजोनेंस क्या है? तो एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो जो हमारे पास कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ना वह क्या करता है, डीलोकलाइज्ड होता है, जिसमें एटम या न्यूक्लियस का स्थान जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। तो वो था रेजोनेंस। अब है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस आर एज फॉलोज। रेजोनेंस का कंडीशन निम्नलिखित है। पहला है, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनी वन टाइप ऑफ कंजुगेशन। मॉलिक्यूल्स के पास किसी भी एक टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए, सो दैट इस प्रकार की द एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग बिकम पॉसिबल, ताकि एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग वहां पर संभव हो सके, व्हिच इज नेसेसरी फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। जरा सा हम इसकी बात हम कर ले। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन की बात तो हुई, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग की बात हो गई। तो ऐसे समझिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इस सब तरह से। तो यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, इसको और भी देखें तो डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड कंजुगेशन। इसको कहते हैं पाई बॉन्ड कंजुगेशन।
यह कैसे आखिर बना होगा, तो पहले ही मैंने एक चीज बता रखा है आपको कि जो भी हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है उसमें क्या है एक सिग्मा और एक पाई है। आखिर पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पाई का फॉर्मेशन होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। इसी चीज को हम देखें, यहाँ से H2 को हटा दीजिए, हाइड्रोजन वाला को हटा दीजिए, केवल हम इस चीज को हम समझने के लिए यहाँ पर देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C, फिर से यहाँ से CH2 CH2, H को तो हटा करके हम बात कर रहे हैं ना, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है देख लेते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर 6 ये कार्बन है। अब इसमें देखिए तो इस दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, पहला दूसरा के बीच में, तो ये ऐसे रहा होगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है इससे। फिर उसके बाद से देखिए बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद से यहाँ पर जो है इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे रहा होगा। इस दोनों के बीच साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला बॉन्ड बना डबल बॉन्ड। अब देखते हैं लास्ट वाला, तो यहाँ पर जो यह डबल बॉन्ड है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर क्या बना, तो ये वाला बॉन्ड बना होगा। अब क्या है एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग की बात हो रही है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे देखो, ये तो दो हुआ ही हुआ, अगर इस दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होता साइडवेज ओवरलैपिंग तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। अगर इस दोनों के बीच में होता तब ऐसा होता। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अगर हम देखें इसको यहाँ पर तो हम क्या देख रहे हैं, केवल इस दोनों के बीच में हो रहा है, इस दोनों के बीच में। सबसे पहली बात है मैं इसको ऐसे दिखा लें, यह पी सब सेल का यानी पी ऑर्बिटल का जो है ना वह शेप है डंबल शेप, ठीक। तो जहां पर इस दोनों के बीच में था डबल बॉन्ड, अगर एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग इस दोनों के बीच में हो रहा है, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग इस दोनों के बीच में हो रहा है, तो जो डबल बॉन्ड पहला दूसरा कार्बन के बीच में था वह हो जाएगा दूसरा तीसरा के बीच में। देखिए ना, इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, इसको 5 का, इसको 6 का है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो पहले से है नहीं, पहले से 1 2 के बीच में है, इसके बाद से 3 4 के बीच में है, और उसके बाद से सीधा 5 6 के बीच में है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो 2 3 के बीच और 4 5 के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसी को कहते हैं एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग। यहाँ पर तो ओवरलैपिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल था उस तरह का तो चीज बना ही बना। अब जो है एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग, और एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसको ऐसे समझा जाए, ओवरलैपिंग एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग क्या है ना, एक सीढ़ी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर लगातार स्टेप्स हैं, लगातार सीढ़ियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है छत तक पहुंचने में, यानी पूरा आसानी से। लेकिन अगर बीच में 3 4 सीढ़ी का गैपिंग हो जाए तो वहां पर क्या है जंप लगाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं वो क्या है वो ठीक नहीं है जंप लगाना। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो कंजुगेशन है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग को इस हिसाब से जो यहाँ पर समझे, इसलिए क्या कहा गया कि ओवरलैपिंग का होना यानी कंजुगेशन का होना जरूरी है, किसी भी एक टाइप के कंजुगेशन का होना जरूरी है, किसी भी एक टाइप के कंजुगेशन का, ठीक। क्यों? सो दैट द एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग बिकम पॉसिबल, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग हो सके, और व्हिच इज नेसेसरी फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के लिए नेसेसरी आवश्यक है। अब है टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन का टाइप, क्योंकि कहा गया कि किसी भी एक टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए, ताकि क्या क्या कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कितने टाइप के होते हैं, तो पहला है पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन। पाई बॉन्ड का मतलब देखिए जरा सा, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड फिर अल्टरनेशन, सिंगल अल्टरनेशन, फिर से पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अब आते हैं दूसरा कंजुगेशन हमारे पास पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, तो पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या है पाई बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और उस दोनों के बीच में जो अल्टरनेशन है वो कितना का डिफरेंस है, एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस है, इसलिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं कंजुगेशन। तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तीसरा है पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर NH, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर NH माइनस रहता है यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, तो पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज कंजुगेशन हो जाता है। इसके बाद है पाई बॉन्ड
एंड लोन पेयर कंजुगेशन, यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर NH2 के नाइट्रोजन पर क्या है लोन पेयर, बीच में मात्र सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसलिए पाई बॉन्ड कंजुगेशन, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। अब है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कंजुगेशन। और नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप का जो कंजुगेशन है वो है पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच यहाँ कंजुगेशन दिख रहा है। फिर आगे हम बात करेंगे कि आखिर इस कंजुगेशन की वजह से कैसे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है, हम आगे बात करेंगे। अब है नेक्स्ट, पहला कंडीशन के अंतर्गत रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन चाहिए था उसमें फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत हमें जो पढ़ना था उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें पढ़ा कि किसी भी एक टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए ताकि एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग संभव हो सके, जो रेजोनेंस के लिए एसेंशियल है, यानी कि नेसेसरी है, जरूरी है। अब दूसरा कंडीशन रेजोनेंस के लिए, तो फॉर रेजोनेंस के लिए कोप्लेनरिटी इज नेसेसरी। कोप्लेनरिटी, एक ही प्लेन में जो भी मॉलिक्यूल्स रहे वो एक ही प्लेन में रहे, यह ऐसा होना जरूरी है, ठीक है ना। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर इन सेम प्लेन, यानी कि जो भी पार्ट है मॉलिक्यूल्स के ना वो कभी बाहर नहीं, ऐसा नहीं कि एक इस बोर्ड पर हो एक इस बोर्ड के बाहर हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं, जो भी मॉलिक्यूल्स रहे उस प्लेन में चिपका हुआ रहे, इसको कहते हैं कोप्लेनर। अ मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर और इट्स पार्ट विल बी प्लेनर, यानी इसमें प्लेनर कहने का मतलब कोप्लेनर की बात हो रही है, एक ही प्लेन में स्थित होने की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि ये मॉलिक्यूल या तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ना प्लेनर हो, चाहे इसके पार्ट्स जो है ना प्लेनर हो, तब जाकर के जो है ना कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है। यहाँ पर एग्जांपल एक है हमारे पास, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि इसके बारे में क्या कहा कि ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, तब जाकर के देखिए तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच हम देख रहे हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक प्लेन में है, इसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का ये यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर जा रहा है, जिसके वजह से जहां से इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, इसमें इस कार्बन का भी गया होगा, इसके वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और जहाँ सिंगल था क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो यह डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ का फिर से डबल बॉन्ड जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर खोल दिया, इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन गया, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा क्या है प्लेनर है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि प्लेनर। अगर प्लेनर नहीं रहता, एक पार्ट ये वाला पार्ट रहता कहाँ पर प्लेन में, और ये वाला पार्ट ऊपर बाहर की तरफ ऐसे रहता, तब जाकर के हम कहते हैं कि यहाँ पर कोप्लेनरिटी संभव नहीं है, इसलिए रेजोनेंस संभव नहीं है। तो रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल को कोप्लेनर होना पड़ेगा, एक ही प्लेन में स्थित होना पड़ेगा। अब जो है दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, क्या इधर से एक बेंजीन इधर से एक बेंजीन, और ये अंडरस्टूड है कि जितने भी कॉर्नर है बेंजीन के उस पर क्या है हाइड्रोजन है, लेकिन हमने केवल यहाँ पर, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन हमने केवल इस सब को दिखाया, यहाँ पर इस सब को दिखाया। तो इसके बारे में, क्योंकि जब हाइड्रोजन केवल लगा रहे या डाइफिनाइल या बाइफिनाइल इसको कह सकते हैं, तो यह कोप्लेनर है, जहां जहां कोप्लेनर होगा, जो भी कोप्लेनर होगा वहां वहां रेजोनेंस संभव होगा, रेजोनेंस अकर्स, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर कोई भी तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं थी, कोई भी तरह का रिपल्सन नहीं था, कोई भी तरह का हिंड्रेंस नहीं था, इसलिए कोप्लेनर रह गया, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल रेजोनेंस हुआ। लेकिन इस केस में सारा का सारा चीज सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो आयोडीन लग गया, यहाँ भी आयोडीन लग गया, यहाँ भी आयोडीन लग गया, और यहाँ भी आयोडीन लग गया। आयोडीन क्या है, लार्जर एटम है, आयोडीन जो है वह लार्जर एटम है, जिसके वजह से इस दोनों के बीच में यहाँ पर रिपल्सन, इस दोनों के बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की रिपल्सन, जिसके वजह से एक प्लेन तो मतलब एक रिंग जो है बेंजीन का आयोडीन सहित प्लेन में रह जाता है, और दूसरा वाला जो है वह क्या होता है, दूसरा वाला जो है वो क्या होता है, एक तो प्लेन में रह गया और दूसरा वाला ऐसे ट्विस्ट होकर के वो ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है, दूसरे प्लेन में आ जाता है। प्लेनरिटी 2D, यानी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में नहीं है, यानी कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस भी संभव नहीं होगा। सिंस आयोडीन इज लार्ज इन साइज, आयोडीन क्या है, साइज में लार्ज है, बड़ा है, देयरफॉर मॉलिक्यूल गेट्स ट्विस्टेड, मॉलिक्यूल ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है,
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि बड़ा बड़ा एटम है यहाँ पर, तो बड़ा बड़ा एटम है तो एक दूसरे में टकरा जा रहा है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस है और रिजल्टली कोप्लेनरिटी गेट्स लॉस्ट, कोप्लेनरिटी टूट जाती है एंड हेंस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पर रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी का। इसमें हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर कार्बन, फिर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ग्रुप है बल्कि ग्रुप, फिर से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH2, लेकिन इससे क्या है, एक बड़ा सा इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप का मतलब क्या, जो बड़ा सा झुंड है, ठीक है। तो हियर बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट ड्यू टू बल्कि ग्रुप यानी लार्जर ग्रुप, कोप्लेनरिटी गेट्स लॉस्ट, कोप्लेनरिटी जो है वह नष्ट हो जाती है, यानी कि एक पार्ट यानी इस मॉलिक्यूल का रह जाएगा कहां पर, इसी पर, मतलब प्लेन में ही रह जाएगा, जैसे कार्बन वाला पार्ट है प्लेन में ही रह जाएगा, और एक जो CCH3 वाला जो पार्ट है एक तो पीछे चला जाएगा तो एक आगे भाग जाएगा, यानी प्लेनरिटी टूट जाएगी, कोप्लेनरिटी टूट जाएगी और इसके वजह से यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ओनली दोज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर एक्सेप्टेबल, केवल वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है एक्सेप्टेबल है इन विच ऑल एटम्स ओबे ऑक्टेट रूल, जिसमें सभी एटम जो है ना अष्टक नियम का पालन करता है, मोर स्पेशली व्हेन एटम्स बिलोंग टू सेकंड पीरियड, खास करके तब और जब एटम जो है वो सेकंड पीरियड का हो। सेकंड पीरियड के एटम कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH3+। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसा कंजुगेशन है, कंजुगेशन कैसा है, पाई और पॉजिटिव चार्ज, यानी पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जिसके वजह से इस पर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो अब रही बात कि यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो एक इस कार्बन का होगा और दूसरा इस कार्बन का होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 का गया, तो इसलिए CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके बाद से यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया इस पर चला गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम कहते हैं अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये सेकंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा, यानी ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन चूंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास कितने बॉन्ड बने, 3 हाइड्रोजन के साथ 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में 5 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, क्या ऑक्टेट को फुलफिल किया, नहीं, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो है कि एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है ये एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज क्योंकि इन सेकेंड स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, n हैज यानी नाइट्रोजन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड, 3 को हाइड्रोजन के साथ और 2 को यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से 5 बॉन्ड्स के प्रेजेंट होने के कारण से नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया, n बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, कौन कौन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक। तो इसमें नाइट्रोजन की चर्चा है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, देयरफॉर इट शुड हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यह कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, यही इस पॉइंट में लिखा गया। पहला में क्या था, फर्स्ट पॉइंट में कैनोनिकल कोई भी एक टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए, दूसरा में मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, तीसरा में कैनोनिकल स्ट्रक्चर वही एक्सेप्टेबल होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल है इसमें भी, जिस तरह से एग्जांपल को हमने उधर देखा,
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो स्थिति है वो इस तरह की है, इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर यह बेंजीन हुआ, बेंजीन में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पर NH3+ है। समझते हैं जरा सा, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तोड़ता है, जिसके वजह से इस पर का पॉजिटिविटी हट जाता है और यह बनता है हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट करके हट गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया है शिफ्ट हुआ, ये इस पर का इलेक्ट्रॉन गया होगा एक, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, एक और बॉन्ड, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन आया तो एक और बॉन्ड बनेगा और NH3 लिखा जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस पर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर से आया। ये जो दो डबल बॉन्ड है ये जैसे वैसे रह जाएगा, ठीक। फिर से इस नाइट्रोजन के पास हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड इधर से, नाइट्रोजन के पास 3H यानी कि 3 2 5 बॉन्ड बन गया, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू 5 बॉन्ड्स। तो इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको सेकंड स्ट्रक्चर, तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज n हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोग जानते हैं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके पास मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए यह क्या है, तो एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब रेजोनेंस के कंडीशन में पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा, किसी भी एक टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल्स को कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, तीसरा हमने पढ़ा कि वैसा ही कैनोनिकल मतलब वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल होगा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, खास करके जब एलिमेंट हमारा चाहे एटम जो है वह कहां से सेकंड पीरियड से बिलोंग करे तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस के कंडीशन का कि ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो डिलोकलाइजेशन होता है, इसके वजह से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है कहा गया कि ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन की संख्या और बिना जोड़ा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही इसी मॉलिक्यूल का ये 4 का 4 मतलब 3 अन्य, इसके सिवा 3 अन्य स्ट्रक्चर है इसी मॉलिक्यूल का। अगर मॉलिक्यूल इस रूप में रहता है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 डबल बॉन्ड तो 4, एक हाइड्रोजन 5, एक सिंगल बॉन्ड 6, फिर एक हाइड्रोजन 7, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर मतलब एक डबल बॉन्ड हो गया तो 9 और 2 हाइड्रोजन तो जिसकी वजह से 11। एक जो ना मतलब बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 बॉन्ड है तो 11 में 22 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई भी, इसलिए 0 लिखे क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है। अब इसमें चले आते हैं, इसी का जब रेजोनेंस खींचा गया तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये हुआ। और ये वास्तव में होता कैसे है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का यहाँ पर कंजुगेशन है जिसको कहते हैं पाई बॉन्ड कंजुगेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पर शिफ्ट किया जिसके वजह से यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। आपको यह भी बताएंगे आगे कि यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड पर गया लेकिन यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पर गया, कैसे लिखाता है ये सारा चीज आपको प्रोसेस में बताया जाएगा। सबसे पहली बात इसी को तोड़ने की वजह से ये आया क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड जो शिफ्ट किया तो इसके वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, जहाँ सिंगल था वहां पर डबल बॉन्ड हो गया, जहाँ डबल था सिंगल हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला गया तो नेगेटिव हो गया। अब इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड 3, एक हाइड्रोजन 4, 2 यहाँ से डबल बॉन्ड की वजह से 6, एक हाइड्रोजन 7, एक सिंगल बॉन्ड 8 और 2 हाइड्रोजन 10। इसलिए 10 जो है बॉन्डेड पेयर है, इसलिए 10 एक बॉन्डेड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, इसलिए 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन। और 2 कहाँ पर नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अंडरस्टूड है पहले से हम लोगों को पता है। एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा 22 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं इसलिए 0 लिखे। तो अब क्या है कि इसी का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये थर्ड वाला भी है। ये कैसे,
तो जो शिफ्टिंग हम लेफ्ट से राइट की ओर ले गए, अगर वही शिफ्टिंग हम ऐसे ले आए रहते राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर ले आते, तब कैसा बनता है, ये वाला बनता। देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन पर गया था नेगेटिव, जहां से गया वहां पर पॉजिटिव। इसमें भी हम सेम ही चीज देख रहे हैं, कितना देना, बॉन्डेड पेयर यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 3, एक हाइड्रोजन 4, 2 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला मतलब डबल बॉन्ड वाला, तो कितना हो गया 2 1 3 1 4 2 6, एक हाइड्रोजन 7, एक सिंगल बॉन्ड 8 और 2 हाइड्रोजन 10, तो 10 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 10 में 20 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 22 इलेक्ट्रॉन। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में सेम है, लेकिन इसी सेम मॉलिक्यूल का अगर फ्री रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता तब क्या होता। तो जरा सा देखिए, अगर ऐसा होता तो यहां पर हम ऐसे इसको देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में भी, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता, होमोलाइटिक फिजन की वजह से ऐसे चला जाता, तो ये क्या बनता है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन चला आया, इसलिए यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन, इस CH का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस CH का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक ये CH2 पर का एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखो ये तो इसको तोड़ने से ऐसा बना, लेकिन ये दोनों क्या है ना, ओवरलैपिंग करके यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। कहने का मतलब क्या, एक ऑड इलेक्ट्रॉन ये इवन इलेक्ट्रॉन बना करके यहाँ पर क्या कर दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इधर वाला जो है ऑड इलेक्ट्रॉन है, इधर वाला ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे का ऐसे रह गया। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो 2 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड 3, एक हाइड्रोजन 4, 2 यहाँ पर, क्योंकि अब तो डबल बॉन्ड बन गया ना, ये 6, एक 7, एक 8 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 10, तो 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहने का मतलब जो नॉन बॉन्डेड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2, तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पेयर्ड, और 2 हो गया अनपेयर्ड। तो यहाँ पर क्या देखें, इधर वाला में ये 3 गो स्ट्रक्चर जो था, ये हमारे पास 1 2 3, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 22, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, ये तीनों का सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं है, इसलिए लिखा गया 4th इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर व्हाइल 1 2 3 आर एक्सेप्टेबल। तो इसलिए ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हुए। अब 5th नंबर जो इसका कंडीशन है रेजोनेंस का, वो क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शुड हैव either equal energy or slightly different but not largely different, यानी कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उस सबों का एनर्जी या तो इक्वल होगा, नहीं तो हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, लार्जली डिफरेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो इसलिए ये इस तरह से हमारे पास रेजोनेंस के 5 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था कि कोई ना कोई एक टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कि मॉलिक्यूल्स को कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में स्थित होना चाहिए। तीसरा क्या, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसको 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना चाहिए। और इसके बाद से जो चौथा हमारा जो है ना वो क्या है कि जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। और पांचवा क्या है कि जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसके पास एनर्जी या तो इक्वल होना चाहिए या स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, लार्जली डिफरेंट नहीं होना चाहिए।